देखो भाई, सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से न्यू स्टार क्लासेस पीसीएम में सभी का मोस्ट वेलकम है। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सीएक्स आबंध की प्रकृति है। तो सीएक्स आबंध की प्रकृति की अगर हम बात करें तो देखो, सीएक्स आबंध होता क्या है? कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? हैलोजन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन और ये हैलोजन है। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन है। हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7 होते हैं, क्योंकि सफरी वर्ग का होता है अंतिम संख्या 7 होती है। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, कितने बच गए इसके पास में? 6 बच गए। इसने 1 खर्च किया, कार्बन ने 1 खर्च किया, तो साझा कितने इलेक्ट्रॉन का होगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। समान संख्या में साझा हो रहा है। इसका इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन आए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन आए। इसका ये वाला जो बंध है कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक बंध होगा। और किस प्रकार का बंध होगा? सिग्मा प्रकार का। किस प्रकार का? सिग्मा प्रकार का क्या होगा? सहसंयोजक बंध होगा। अब हम यहां सीएक्स आबंध की प्रकृति की बात कर रहे हैं कि ये बंध सहसंयोजक तो होता है, इसके अलावा ये ध्रुवीय प्रकृति का भी होता है। अभी ध्रुवीय प्रकृति का अध्ययन कैसे करेंगे इसके अंदर, थोड़ा ध्यान देना भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सीएक्स आबंध एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध होता है, क्यों? कारण दीजिए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये कार्बन, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है भाई? हैलोजन जुड़ा हुआ है। ध्यान देना भाई, इधर संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? 4। हैलोजन की मैं बात करूं तो हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 उसने बंध में खर्च कर दिया, 1 इधर कार्बन ने खर्च किया। इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। हम जो बात कर रहे हैं वो बात क्या करने जा रहे हैं? इस आबंध की प्रकृति की बात कर रहे हैं कि इस आबंध की प्रकृति कैसी है, कि ये ध्रुवीय प्रकृति का है या अध्रुवीय प्रकृति का है। तो देखो, इस चीज का अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले कार्बन और हैलोजन को देखेंगे। जहां ध्रुवीयता की बात की जाती है, जहां ध्रुवीय गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो वहां पर हम विद्युत ऋणता की बात करेंगे हमेशा। ध्यान रखना, जहां पर ध्रुवीय गुणों का अध्ययन किया जाएगा, अर्थात जहां ध्रुवीयता की बात की जाएगी, पोलैरिटी की बात की जाएगी, वहां पर हम मेन फोकस किस पर करेंगे बेटाओ? विद्युत ऋणता पर। हमें उस परमाणु की विद्युत ऋणता देखनी है। अब देखो, यहां पर ध्यान देना, कार्बन की और मैं अगर हैलोजन की बात करूं तो मुझे ये बताइए, कार्बन और हैलोजन में से ईएन विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? तो हैलोजन की ईएन क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? कार्बन से। क्यों होती है भाई? क्योंकि हैलोजन है ना, वो सत्रह वर्ग में होते हैं, और सत्रह वर्ग में कार्बन से, कार्बन कौन से वर्ग का है? चौथे वर्ग का है। और बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार क्या होता है? घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर आकार क्या होता है? घटता है। तो हैलोजन की छोटे आकार के कारण इनकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। अब विद्युत ऋणता होती क्या है? विद्युत ऋणता एक बंध के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है। किसी भी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत ऋणता बोलेंगे। यहां देखो, सहसंयोजक बंध था, इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। कितने इलेक्ट्रॉन है इस बंध में? 2 इलेक्ट्रॉन है। इन बंध के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? वो डिपेंड करेगा विद्युत ऋणता के ऊपर। बताओ, कार्बन और हैलोजन में से किसकी ज्यादा है? हैलोजन की ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे? हैलोजन की तरफ जाएंगे। बंध से इलेक्ट्रॉन निकलकर किधर जाएंगे? हैलोजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ जाएंगे तो जिस परमाणु पर, ध्यान देना, यदि बंध से जो इलेक्ट्रॉन का विचलन हो रहा है, अर्थात बंध से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यदि वो इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु पर जा रहे हैं, तो उस परमाणु पर तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान देना। और जो परमाणु बच गया, जो पीछे की तरफ बच गया, उस पर हमेशा क्या आएगा? धनावेश आएगा। तो बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु पर जाएंगे उस पर कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा। और कार्बन पर कैसा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। मैं ये बोलूं, जिसकी ईएन ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसकी ईएन कम होगी, विद्युत ऋणता कम होगी, उस पर धनावेश आएगा। अब देखो इधर, इसका थोड़ा सा ध्यान देना भाई। मैं आगे की तरफ इसको बढ़ा रहा हूं। ये कार्बन था, ठीक है, और ये बॉन्ड बना हुआ था। इधर ये हैलोजन है, ये हैलोजन। अब मुझे बताइए, जब इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर गमन करेंगे? एक्स की तरफ। तो इस पर कैसा आवेश आने लगेगा? आंशिक ऋणावेश। और इस पर क्या आएगा? आंशिक धनावेश। आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश तब आएंगे जब तक कि बंध पूर्ण रूप से टूट न जाए। ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान रखना, जैसे ही बंध यहां से पूर्ण रूप से टूट जाएगा, यहां से बंध पूर्ण रूप से टूट जाएगा, तो ये
आंशिक ऋणावेश नहीं रहेगा, इस पर पूर्ण ऋणावेश आ जाएगा। इधर कार्बन पर भी क्या आ जाएगा, पूर्ण धनावेश आ जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं ये कार्बन प्लस बनेगा और हाइड्रोजन क्या बनेगा, X माइनस बनेगा। तो इसका आंशिक ऋणावेश का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है, किधर गमन हो रहा है, जिसकी En ज्यादा है उसकी तरफ कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ रहा है, इस पर आंशिक धनावेश आ रहा है। लेकिन जब ये बॉन्ड टूट जाएगा कंप्लीटली, तो फिर कार्बन कैसा हो जाएगा, पूर्ण धनावेशित हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पूर्ण ऋणावेशित हो जाएगा। इस तरह से हमने ये देखा कि CX जो बंद होता है उसमें ध्रुवीय गुण आ गए। एक तरफ तो क्या आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है और एक तरफ क्या आ रहा है, धनावेश आ रहा है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि इस आबंध की प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय है। अर्थात ये बंध कैसा है, सहसंयोजक है। तो CX आबंध एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध होता है। इसका अध्ययन हमने किससे किया, इसका रीजन का पता हमें किससे लगा, विद्युत ऋणता से। तो विद्युत ऋणता के कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करके हम उस बंध की प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। तो जिसकी En ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसी पर जाएंगे, तो बंध क्या होता जाएगा, ध्रुवीय होता जाएगा। एक चीज और ध्यान देना बेटा, यदि जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है, अर्थात मैं ये बोलूं जैसे जैसे विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ता जाएगा, अर्थात जैसे जैसे En बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ध्रुवीयता भी क्या होती जाएगी, बंध की बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ध्रुवीय गुण किस पर निर्भर कर रहे हैं, विद्युत ऋणता के अंतर पर। कार्बन और हाइड्रोजन, अब मुझे ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान देना इधर, यदि मान लीजिए हमारे पास में ये कार्बन और हाइड्रोजन की जगह अपन क्या क्या रख दें, F रख दें, Cl रख दें, Br रख दें और क्या रख सकते हैं, I, यही तो हाइड्रोजन रख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए यदि मैं कार्बन के साथ फ्लोरीन रखूं, क्लोरीन रखूं और Br रखूं और आयोडीन रखूं, तो मुझे बताइए सबसे अधिक विद्युत ऋणता में अंतर कहां देखने को मिलेगा, क्योंकि C और F में मिलेगा, C और F में मिलेगा, क्योंकि F की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, फिर उससे कम Cl की, फिर उससे कम Br की और उससे कम I की। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर कहां देखने को मिलेगा, CF के अंदर। इसका मतलब विद्युत ऋणता में CF में अंतर ज्यादा है, तो CF बंध की ध्रुवीयता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी ध्रुवीयता पर एक गुण धर्म पढ़ेंगे हम, जिसे हम कहते हैं द्विध्रुव आगुण। वो भी किस पर निर्भर करता है, द्विध्रुव जो आगुण होता है वो भी ध्रुवीयता पर निर्भर करता है। और ध्रुवीयता किस पर निर्भर करती है बेटा, वो विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। इसके कुछ कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। देखिए ध्यान देना एक बार इधर। पहले अगर मैं नोट की बात करूं, पहला नोट क्या है उसको ध्यान से समझना। ये देखो पहले नोट की बात करने जा रहे हैं अपन। पहला नोट क्या है भाई, पहला नोट ये है कि जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, तो आबंध लंबाई भी क्या होती जाएगी, CX की बढ़ती जाएगी। देखो इधर ध्यान देना, मैंने यहां पर ये लिखा बेटा CF, CCl, CBr और CI, ये लिखा बेटा मैंने, ध्यान देना एक बार इधर, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, F की, Cl की, Br की, I की, बताओ यहाँ पर साइज किसका बड़ा होगा, सबसे आयोडीन का साइज बड़ा होगा, फ्लोरीन का छोटा होगा, क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, आकार बढ़ रहा है। किसका आकार बढ़ रहा है, हैलोजन का आकार। जब हैलोजन का आकार बढ़ेगा तो आबंध की लंबाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइज हैलोजन का बढ़ेगा तो वह कार्बन से हैलोजन क्या जाएगा, अधिक दूरी पर जाएगा। इसका मतलब इसकी आबंध लंबाई में क्या जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मेन बात क्या ध्यान रखनी है, आबंध लंबाई किस पर निर्भर कर रही है, हैलोजन के आकार पर। अर्थात हैलोजन का आकार बढ़ेगा तो आबंध लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, हैलोजन का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, हैलोजन का आकार का बढ़ना, हैलोजन का आकार का बढ़ना। हैलोजन का आकार बढ़ेगा तो बोलो क्या होगी, बताना, आबंध लंबाई का बढ़ना। तो आबंध लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको मान लो मेथिल फ्लोराइड दे दे, मेथिल क्लोराइड दे दे, मेथिल ब्रोमाइड दे दे और मेथिल आयोडाइड दे दे, तो बताइए सबसे अधिक
अधिक आबंध लंबाई किसमें होगी? वो किसमें होगी बताना? मेथिल आयोडाइड में, क्योंकि आयोडीन का आकार क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। किन के अंदर? हैलोजन के अंदर। इसलिए Ci आबंध की आबंध लंबाई क्या रहेगी? बड़ी रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसके बाद हम दूसरे कंसेप्ट की अगर हम बात करें, ध्यान देना एक बार इधर। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है, दूसरा जो नोट है वो क्या है? वो है आबंध सामर्थ्य, अर्थात मैं बोलूं आबंध एंथैल्पी। नोट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो आबंध लंबाई पर ही निर्भर करती है आबंध एंथैल्पी। आबंध एंथैल्पी होती क्या है? देखो, आबंध एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि किसी बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा दे रहे हैं अपन उसको, वो उसकी आबंध एंथैल्पी होती है, ठीक है ना। जितना बंध ज्यादा मजबूत रहेगा उसकी आबंध एंथैल्पी उतनी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अर्थात आबंध एंथैल्पी निर्भर करती है आबंध की सामर्थ्य के ऊपर, और आबंध सामर्थ्य निर्भर करता है हैलोजन के आकार के ऊपर। अब हैलोजन का आकार जितना छोटा रहेगा तो परमाणु क्या रहेंगे? पास पास में रहेंगे। उनके मध्य जो आबंध लंबाई है वो क्या रहेगी? कम हो जाएगी। अर्थात उनके मध्य जो आबंध की जो सामर्थ्य है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और आबंध सामर्थ्य ज्यादा होगी तो बंध क्या होगा? अधिक मजबूत होगा। और अधिक मजबूत बंध को तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट जो एनर्जी है, अर्थात जो आबंध एंथैल्पी है, वो हमें अधिक देनी पड़ेगी। इसका मतलब किसी बंध की जो ऊर्जा है वो क्या है? आबंध एंथैल्पी है। तो बंध जितना ज्यादा मजबूत होगा उसकी आबंध एंथैल्पी भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। इधर ध्यान देना भाई, जैसे मैंने ये लिखा CF, CCl, CBr और CI, ये ले लिया अपन ने, CF, CL, CBr और CI। अब मुझे ये बताइए, इसमें आबंध एंथैल्पी का क्रम बताना है आपको। तो देखो, एक ध्यान देना, आबंध एंथैल्पी किस पर निर्भर करती है? आबंध की सामर्थ्य के ऊपर। कि आबंध की सामर्थ्य किसमें ज्यादा होगी? जिसमें हैलोजन का आकार छोटा होगा, क्योंकि छोटे आकार वाला हैलोजन कार्बन के क्या रहेगा? ज्यादा पास में रहेगा, तो उनकी जो आबंध लंबाई है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोनों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा रहेगा, बंध अधिक क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। अब देखो, इसके अंदर देखो, F का आकार छोटा, Cl का आकार बड़ा, Br का आकार बड़ा, I का आकार बड़ा। इसका मतलब कार्बन से हैलोजन दूर जा रहा है। सबसे अधिक दूरी पर किसमें मिलेगा? Ci में, क्योंकि आबंध लंबाई ज्यादा हो गई ना। आबंध लंबाई बढ़ गई तो बंध की जो मजबूती है, अर्थात बंध की जो सामर्थ्य है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब इसकी आबंध एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इधर देखो, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है तो ये अधिक प्रबल मजबूत बंध बनाता है, इसलिए इसकी आबंध सामर्थ्य क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसकी आबंध एंथैल्पी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ध्यान क्या रखना, जिसकी आबंध लंबाई ज्यादा उसकी आबंध सामर्थ्य कम, और जिसकी आबंध लंबाई कम उसकी आबंध सामर्थ्य ज्यादा। अब मुझे बताइए, आबंध लंबाई तो निकालना आपने सीखा था, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आबंध लंबाई आबंध एंथैल्पी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जहां आबंध लंबाई ज्यादा होगी वहां पर आबंध एंथैल्पी क्या होगी बेटा? उसकी कम हो जाएगी। और जहां आबंध लंबाई कम होगी वहां आबंध एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो बताइए, इसमें सबसे अधिक आबंध एंथैल्पी किसकी होगी? तो CF की होगी। किसकी होगी? CF की होगी। क्योंकि देखो, अगर मैं इधर से इधर चलूं तो आबंध लंबाई क्या हो रही है बताओ? बढ़ेगी। तो क्या बढ़ेगी बताओ? आबंध लंबाई बढ़ेगी। आबंध लंबाई बढ़ेगी तो आबंध एंथैल्पी क्या होगी बताओ? आबंध एंथैल्पी, एंथैल्पी कह दो, ऊर्जा कह दो, एक ही बात है बेटा। आबंध एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। आबंध एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। आबंध लंबाई बढ़ेगी तो आबंध एंथैल्पी घटेगी। इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ होती है, Bl होती है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी? वो बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी, या अर्थात बंध ऊर्जा कह सकते हो या बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो लेंथ है, अर्थात जो बंध जो ऊर्जा है, वो किसके बंध लंबाई के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। देखो, एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये बताना मुझे, अब ध्यान देना एक बार इधर। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, बताना भाई। एक क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आबंध एंथैल्पी, किसकी आबंध एंथैल्पी उच्च है?
बताना भाई। ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ध्यान देना। मैंने लिखा CH3F, बी लिखा मैंने CH3Cl, सी लिखा मैंने CH3Br और डी लिखा मैंने CH3I। बताइए किसकी आबंध एंथैल्पी ज्यादा होगी? आबंध एंथैल्पी उसी की ज्यादा होगी, ध्यान देना। आबंध एंथैल्पी उसी की ज्यादा होगी जिसकी आबंध लंबाई कम होगी। आबंध लंबाई किसकी कम होगी? जिसमें हैलोजन का आकार छोटा होगा। बताइए हैलोजन का आकार किसमें छोटा है? पता है ना आपको, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो आकार बढ़ रहा है, तो इसी में छोटा होगा आकार। इसमें आकार छोटा है तो आबंध लंबाई भी क्या होगी? छोटी होगी। आबंध लंबाई भी छोटी होगी। आबंध लंबाई छोटी होगी तो आबंध क्या रहेगा? ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और आबंध जब ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो उसकी आबंध एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अतः मेथिल फ्लोराइड की आबंध एंथैल्पी क्या होगी? उच्च होगी। आगे हम बात करें तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट है ये तथा आबंध एंथैल्पी का रिलेशन। आबंध लंबाई का पढ़ा हमने, आबंध एंथैल्पी क्या देखा। और एक तीसरा और ध्यान देना, उस तीसरे नोट की मैं बात करूं वो उसकी बात करेंगे हम, द्विध्रुव आघूर्ण। नोट नंबर 3 ध्यान देना भाई, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा? इसको अपन म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? म्यू से। ये म्यू का साइन होता है, ठीक है, याद रखना, म्यू से दर्शाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, मैन अपने पॉइंट के ऊपर आना है। द्विध्रुव आघूर्ण निर्भर किसके ऊपर करता है? देखो द्विध्रुव आघूर्ण निर्भर करता है ध्रुवीयता के ऊपर। जहां पर ध्रुवीय गुण ज्यादा होंगे वहां द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ज्यादा होगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवीय गुणों पर निर्भर कर रहा है तो ध्रुवीय गुण किस पर निर्भर करते हैं? वो निर्भर करेंगे CX आबंध में विद्युत ऋणता के अंतर पर। जितना ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर आएगा बंध उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? ध्रुवीय बनेगा। और जितना ज्यादा बंध ध्रुवीय होगा तो उसकी पोलैरिटी ध्रुवीयता बढ़ जाएगी और ध्रुवीयता बढ़ेगी तो वहां पर म्यू का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको निकालना कैसे है? जैसे मैं बात करूं यहां पर देखो ध्यान देना, CF, CCl, CBr और CI बताना भाई मुझे। यहां पर बताओ सबसे अधिक ध्रुवीय बंध कौन सा होगा? सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसमें होगी? बताओ। इसको मैं A दे देता हूं, इसको B दे देता हूं, इसको C और इसको बेटा D लो। अब देखो अगर मैं बात करूं ध्रुवीयता सबसे ज्यादा किसमें होगी? ध्रुवीयता उसमें ज्यादा होगी, ध्रुवीय गुण उसमें ज्यादा रहेंगे जिसमें EN का अंतर ज्यादा होगा। तो CF, CCl, CBr और CI। बताइए EN का अंतर किसमें सबसे ज्यादा होगा? तो EN का अंतर CF में सबसे ज्यादा होगा। इसमें पोलैरिटी सबसे क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इसमें ध्रुवीयता क्या रहेगी बेटा? सबसे ज्यादा रहेगी। और जहां ध्रुवीयता ज्यादा होगी वहां पर म्यू का मान भी क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। इसका ध्यान रखना। तो बताइए यहां पर म्यू का क्रम क्या जाएगा? म्यू का क्रम अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम क्या होगा? बताना। सबसे कम किसका है? सबसे कम है D का, उससे ज्यादा C का, उससे ज्यादा B का और सबसे ज्यादा A का। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया बेटा। ये किसका ऑर्डर आ गया हमारे पास में? ये आ गया द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहां पर CF, CCl, CBr और CI इनमें से द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा किसका होगा? CF वाले यौगिक का होगा। मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड की बात करें तो सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा? मेथिल फ्लोराइड का होगा। और सबसे कम किसका होगा? मेथिल आयोडाइड का होगा। ठीक है, तो इस तरह से द्विध्रुव आघूर्ण किस पे डिपेंड करता है? EN के अंतर के ऊपर। और EN का अंतर यदि हमें पता चल गया तो वहां हम ध्रुवीयता का पता लगा लेते हैं। जहां EN का अंतर ज्यादा होगा वहां ध्रुवीयता ज्यादा होगी और जहां ध्रुवीयता ज्यादा होगी वहां द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो इसका ध्यान रखना। एक आपका क्वेश्चन करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित एक क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस में आपके अभ्यास का क्वेश्चन दिया गया बेटा। अभ्यास का क्वेश्चन है, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 10.4 की बात करता हूं मैं। ये देखो ध्यान देना, इसको ध्यान से समझना। अभ्यास का 10.4 ये वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा? निम्न में से किसका म्यू
सर्वाधिक होगा, बताना भाई। ये ए इसमें दे रखा है, ए CH2Cl2, बी क्लोरोफॉर्म और सी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये 3 दे रखे हैं बेटा, ठीक है। अब इनमें बताना है आपको किसका द्विध्रुव गुण सबसे अधिक होगा। अब एक बात ध्यान देना बेटा, यदि हमारे पास में कोई केंद्रीय परमाणु ऐसा हो जिसके पास एक तो लोन पेयर न हो और जिससे जुड़ने वाले अन्य परमाणु क्या हो, समान हो। जिसके पास लोन पेयर न हो और जिससे जुड़ने वाले अन्य परमाणु क्या हो बेटा, समान हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो उसकी पोलैरिटी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहां ध्यान देना, द्विध्रुव गुण निकालेंगे कैसे। द्विध्रुव गुण को देखो म्यू से दर्शाते हैं और इसके लिए हम जो तीर संकेतन काम में लेते हैं बेटा, वो इस तरह का एरो काम में लेते हैं। ये पीछे जो मैंने ये जो प्लस का जो साइन आपको लगभग नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर क्या रहेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा एटम की तरफ, और जो इधर तीर का निशान रहेगा उधर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस वाले एरो को हम द्विध्रुव गुण के लिए प्रयुक्त करते हैं और ये किस तरफ दर्शाया जाएगा, ये कम विद्युत ऋण से अधिक विद्युत ऋण की तरफ दर्शाया जाता है। अर्थात कम विद्युत ऋण की तरफ तो ये वाला साइन रहता है और अधिक विद्युत ऋण की तरफ ये जो इसका हेड वाला भाग है ये रहता है। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने लिया H और Cl, बताना इसमें द्विध्रुव गुण की दिशा दर्शानी है आपको, तो हम किससे दर्शाएंगे, इस वाले एरो से दर्शाएंगे ना। बताइए En किसकी ज्यादा है विद्युत ऋणता, Cl की, और कम किसकी है, हाइड्रोजन की। तो बताओ यहां पर द्विध्रुव गुण को इस तरह से दर्शाएंगे। तो कम विद्युत ऋणता से अधिक विद्युत ऋणता की तरफ द्विध्रुव गुण को क्या किया जाता है, इस संकेतन से प्रदर्शित किया जाता है। हम मेन मुद्दे पर आते हैं। ये हमारे पास यौगिक दे रखे हैं, इनके नाम तो आप जानते हो सभी। देखो पहले वाले का नाम, एक ही कार्बन पर 2 समान हाइड्रोजन, बोलो कौन सा यौगिक होता है। एक ही कार्बन पर 2 समान हाइड्रोजन, बोलो कौन सा यौगिक होता है, बताया था ना बेटा, जैम। कौन सा होता है, जैम डाइहैलाइड होता है। इसी की बात अगर बात करें, ये CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है बेटा, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन तीनों में से हमें बताना है कि किसका द्विध्रुव गुण सर्वाधिक होगा। तो देखो एक बार ध्यान देना, मैं इनकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान देना। देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूं इस वाले की। देखो इनमें सभी में क्या होता है, संकरण sp3 है, सभी के कार्बन में संकरण sp3, क्योंकि देखो कितने बंध बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं। एक Cl मैंने इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक H जोड़ दिया इधर, और एक बेटा ये H जोड़ दिया। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म की बनाए, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl और एक ये बेटा H। इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड की बनाए, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl और 4 Cl। अब देखो इधर ध्यान देना, आपको द्विध्रुव गुण की दिशा प्रदर्शित करनी है। ये A कंपाउंड था, ये B है और ये कौन सा है, C है। देखो किधर दर्शाएंगे, बोलो इस बंध की बात करूं मैं, H और कार्बन वाले में, तो कार्बन और हाइड्रोजन में से En किसकी ज्यादा बेटा, कार्बन की, तो दिशा ये हो जाएगी इसमें। कार्बन और Cl में से किसकी ज्यादा बताओ, Cl की, दिशा ये हो जाएगी। कार्बन और Cl में से दिशा किसकी En ज्यादा है, Cl की, तो इस तरह से दर्शाएंगे म्यू को। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन का ज्यादा है, ये इस तरह से दर्शाएंगे। तो इसमें देखो जो पोलैरिटी आ रही है ना, जो मान आएगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एक दिशा में आ रहा है, देखो इधर ही जा रहा है, इससे भी इधर ही जा रहा है। तो परिणामी द्विध्रुव गुण जो निकालेंगे अपन दोनों दिशाओं का, वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा इसके अंदर। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन से किधर जा रहे हैं, कार्बन की ओर, फिर कार्बन से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, Cl की ओर। तो इसका परिणामी द्विध्रुव गुण की दिशा ये हो जाएगी, ये इसके परिणामी द्विध्रुव गुण का मान। तो इसका म्यू का मान बेटा 0 कभी नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। द्विध्रुव गुण क्या होगा, इसका 0 नहीं होगा। तो यहां पर तो इसमें आ रही है, एक दिशा में द्विध्रुव गुण, अर्थात एक दिशा में पोलैरिटी आएगी। पहले का हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन, फिर कार्बन को कौन खींचेगा, Cl खींचेगा। इधर भी ऐसा प्रोसेस चल रहा है। तो मेन जो पोलैरिटी आएगी वो एक दिशा में क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इधर आ जाइए, देखो इनमें से अगर मैं बात करूं, चलो दिशा इसकी ये हो जाएगी, इस वाले की दिशा ये होगी, लेकिन इसकी दिशा तो विपरीत हो गई ना। अब इसकी ये दिशा, क्योंकि Cl की En ज्यादा है, तो जिसकी En ज्यादा है उसकी तरफ तीर का निशान रखते हैं। इस वाले में देखो इसकी ये आ जाएगी, बोला आएगी नहीं आएगी। अब मुझे ये बताओ, इधर भी Cl जुड़ रहा है, इधर भी Cl, जितनी पोलैरिटी, जितने ध्रुवीय गुण इधर आ रहे हैं उतने ध्रुवीय गुण इधर आ गए, जितने
जितने इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है उतने इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है। तो मुझे ये बताओ इसकी पोलैरिटी तो कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई बेटा, ये कैंसिल हो गई, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसकी वजह से तो पोलैरिटी आएगी, इसकी वजह से तो पोलैरिटी आएगी, जबकि इसमें दोनों की वजह से आ रही थी। देखो इसकी वजह से भी पोलैरिटी आ रही है एक दिशा में, और इसकी वजह से भी पोलैरिटी आ रही है, कैंसिल नहीं हो रहा है ना। ये विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसमें आ जाइए, इसमें देखो Cl की मैं बात करूं, बताना Cl की तरफ इधर दिशा दर्शाएंगे इसकी, इस वाले में देखो ये ऐसे दर्शाएंगे, इस वाले का ऐसे और इस वाले बॉन्ड का ऐसे। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें तो देखो यहां पर जिस दिशा में ये Cl, इसके विपरीत दिशा में दूसरा Cl है, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये लो कैंसिल हो गया। इसमें भी यही है, ये इस दिशा में Cl है तो इसके विपरीत दिशा में दूसरा Cl, तो बेटा ये भी क्या हो गया, लो ये कैंसिल हो गया। अब बताओ इसमें परिणामी द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या आएगा, 0 आएगा ना। जितना मान पोलैरिटी इस दिशा में उतनी इधर है, जितनी इतनी है उतनी इस दिशा में, तो कुल पोलैरिटी का मान क्या आ गया, 0। और जहां ध्रुवीय गुण क्या हो बेटा, अर्थात अणु कैसा हो जाए, अध्रुवीय बन जाए, जहां पोलैरिटी 0 हो जाए, जहां ध्रुवीयता 0 हो जाए, वहां म्यू का मान क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ इस वाले में म्यू का मान नॉट इक्वल टू भी क्या रहेगा बेटा, 0 ही रहेगा, लेकिन इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो इसमें एक Hc बॉन्ड और Cl और Hc बॉन्ड और Cl, इसमें दो बंधों की वजह से पोलैरिटी ज्यादा आ रही है, जबकि इसमें केवल एक ही समूह अपने पास ऐसा, तो इसकी पोलैरिटी क्या आएगी, कम आएगी, इसके ध्रुवीय गुण क्या आएंगे, कम आएंगे, इसके ज्यादा आएंगे और सबसे कम इसके रहेंगे। अर्थात इसमें क्या है कि ध्रुवीयता का मान 0 है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, समान समूह विपरीत दिशा में आ रहे हैं, और समान समूह जब विपरीत दिशा में आ जाए तो वहां पर क्या करते हो, वो एक दूसरे के पोलैरिटी को मान को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, तो इनमें देखो सर तीनों का हमने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चला किसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, किसमें द्विध्रुवीय आघूर्ण सबसे ज्यादा है। तो बताइए ए वाले का द्विध्रुवीय आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम किसका होगा बताओ, बी वाले का, और सबसे कम किसका होगा, सी वाले का। तो इनका सीक्वेंस ऑर्डर क्या जाएगा, सबसे अधिक ए, फिर बी, फिर क्या जाएगा बेटा, सी। इसने क्या पूछा था, निम्न में से किसका म्यू सर्वाधिक होगा, तो बताइए सर्वाधिक किसका होगा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा हमारा। अर्थात जो ये कंपाउंड है, जेम वाला कंपाउंड है, इसका द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, पोलैरिटी का अध्ययन करते हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, CX आबंध की प्रकृति, ठीक है ना। इसका हमने इसमें कुछ मेन इंपोर्टेंट बातें देखी, 2-3 नोटों का भी अध्ययन किया इसमें, और उसके बाद में हमने यहाँ पर मेन जो बात की किसकी, द्विध्रुवीय आघूर्ण की बात की, और आप अभ्यास का एक इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करवाया मैंने। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा बेटा, उसमें हम अध्ययन करेंगे, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, क्योंकि आपका जो ये यूनिट है उसमें मेन जो घटक है, मेन जो यौगिक है वो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड है। इनको कैसे बनाया जाता है, इनकी बनाने की विधियां क्या है, इनका विरसन कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है इनकी, तो उनके बनाने के तरीके सीखेंगे। कौन कौन से तरीके हैं जिनके आधार पर हम एल्किल हैलाइड को और एरिल हैलाइड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की जो हमारी क्लास है इसको यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, और इसकी PDF जस्ट वीडियो लेक्चर के साथ में अपलोड कर दी जाएगी, आप ग्रुप से इसको चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, और अपना बेटा ध्यान रखना, ख्याल रखना, परिवार वालों का भी और सभी का भी, और अपने आप को स्वस्थ रखना। ओके ठीक है।